हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच नए एपिसोड लेके आए हैं। तो चलिए साथ में मिलकर सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो भी वीडियो हम डालेंगे आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और साथ में मिलकर सुनते हैं। देव जल्दी जल्दी घर पहुंचा तो उसने देखा सौंदर्या उसके डैड के लिए बेड बना रही थी। पापा, आप यहाँ बेड पर सो जाइए। देव यहाँ बाहर और मैं अंदर नीचे जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाऊंगी। तुम नीचे जमीन पर क्यों सोओगी? तुम बाहर देव के साथ अपना बिस्तर लगा लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो जैसे सो रहा था वो वैसे ही सोएगा। देव की बातों को अनसुना कर सौंदर्या नहाने चली गई। तभी देव अपने डैड पर फूट पड़ा। मुझे परेशान करने के लिए आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ना? इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी शादी हुई है तो जाहिर सी बात है तुम दोनों एक साथ ही सोओगे। ये मत भूलिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी साथ सोने या बच्चे पैदा करने का क्लॉज नहीं है। अब तुम अपने बाप को क्लॉज समझाओगे? अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, समझे? जाओ यहां से। इस दौरान सौंदर्या नहाकर आ चुकी थी और इस तरह बाप बेटे को उलझे देख थोड़ा डर भी गई थी। उसने चुपचाप देव को बुलाया। ये देखिए, मैंने आपका बिस्तर यहाँ बेड के पास नीचे बिछा दिया है। आपको ठीक लगे तो सो जाइए। मैं यहाँ नीचे जमीन पर सोऊंगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? शादी के दिन आपने मुझसे कहा था कि आप किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं सो सकते जो इमोशनलेस हो। तो क्या मेरे साथ बेड पर सो पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, मैं यहाँ नीचे जमीन पर सोऊं? देव के संस्कारों को ये बात कभी मंजूर नहीं हो सकती थी कि एक औरत जमीन पर सोए और वो उसके सामने बेड पर सोए। आखिरकार अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज करते हुए देव ने उसके साथ बेड शेयर करना मंजूर कर लिया। गजेंद्र प्रताप अंदर की सारी बातें सुन चुके थे और मुस्कुरा रहे थे। तुम बाहर जा रहे हो? ये मत सोचिएगा कि इस तरह के हथकंडे अपनाकर आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैंने कब कहा? हाँ, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम भगवान नहीं, एक साधारण इंसान हो जिसकी अपनी शारीरिक जरूरतें हैं। अपने डैड की बातों को इग्नोर करते हुए देव अंदर कमरे में सोने चला गया था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सोती हुई सौंदर्या को देखकर उसके मन में हलचल मची हुई थी। ये लड़की सोते हुए इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है? इसके होठ, नाजुक पतली कमर पर लहराते लंबे भूरे बाल कितने परफेक्ट हैं। बिजनेस टाइकून देव प्रताप सिंह एनर्जी से भरपूर 32 वर्षीय एक बेहद हैंडसम और स्मार्ट नौजवान था। हर लड़की उसकी एक नजर के लिए तरसती थी, लेकिन देव की नजरों में ऐसा कोई नहीं था जिस पर उसकी नजरें ठहर जाएं। लेकिन आज सौंदर्या की खूबसूरती ने देव के मन को मोम की तरह पिघला दिया था। मन तो कर रहा है कि मैं सौंदर्या को अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन बिना प्यार के उसे छूना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और रही बात सौंदर्या की खूबसूरती को देखकर मन में आ रहे ख्यालों की, तो इट्स जस्ट अ बेसिक ह्यूमन अट्रैक्शन, नॉट लव। अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए देव शावर लेने चला गया था, लेकिन गजेंद्र प्रताप सिंह अपने बेटे की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। देव को बाथरूम से बाहर निकलते देख उसके डैड ने उसे टोका। तुम रात के 12 बजे नहाने गए? आखिर बात क्या है? आपको इससे क्या? आप सो जाइए। हाँ, हमें क्या। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। अपने डैड को एक बार फिर इग्नोर कर देव अपने बेडरूम में चला गया और इस बार अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने राइट हैंड चेतन को एक मैसेज भेजकर यूरोप से भेजा गया एक्विजिशन प्लान मंगवा लिया और उस पर काम करने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद रात के सन्नाटे में उसे लगा कोई रो रहा है। उसने आंख उठाकर देखा तो सौंदर्या नींद में रोते हुए सिसकियां ले रही थी। वो उसके पास गया।
सौंदर्य, तुम ठीक हो? सौंदर्या अभी भी नींद में थी और रोए जा रही थी। वो अपने बचपन का सपना देख रही थी, जब 4 साल की सौंदर्या के पेरेंट्स का तलाक हो गया था और उसकी माँ किसी और से शादी करने के लिए रोती सौंदर्या को छोड़कर चली गई थी। बाद में उसके फादर ने भी किसी और से शादी करने की चाहत में सौंदर्या को अनाथ आश्रम पहुंचा दिया। सौंदर्या अब भी लगातार सिसकियां ले रही थी। देव ने उसे जोर से झंझोड़ा। सौंदर्या, सौंदर्या उठो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? सौंदर्या जल्दी से उठ गई। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। देव के सामने वो एम्बेरस हो गई थी, क्योंकि वो अपना ये साइड किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। वो शांत होने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देख रही थी। बट आई एम सॉरी कि मैंने आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी। नहीं, मेरी छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ ये बताओ। क्या तुम कोई बुरा सपना देख रही थी? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें सता रही है? नहीं, कुछ नहीं, मैं सचमुच ठीक हूँ। आप सो जाइए। हाँ, बस थोड़ा काम बाकी है, वो खत्म करते ही मैं सो जाऊंगा। अभी तुम सो जाओ। क्या आप अब तक जाग रहे हैं? तुमने ही कहा था ना कि अगर मैं कंगाल हो चुका हूं तो दिमाग से भी मुझे उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक उसी तरह अब जब मुझे नई जॉब मिली है तो मुझे उसके लिए तैयारी भी करनी होगी ना। अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा देर मत कीजिएगा। समय से सो जाइएगा। गुड नाइट। सुबह जब देव उठकर अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा उसके डैड सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। देव से नजर मिलते ही वो मुस्कुराने लगे। क्या बात है देव, तुम्हारी आंखें सूजी हुई लग रही हैं। सोए नहीं क्या रात भर? सब आपकी मेहरबानी है। अगर आप यहाँ नहीं रुके होते तो शायद मैं अच्छे से सो पाता। रुकने की बात सुनकर सौंदर्या देव के नजदीक आकर खड़ी हो गई। देखिए ना देव, पापा आज ही जाने की जिद कर रहे हैं। प्लीज अब आप ही कुछ करिए। अगर जाना चाहते हैं तो जाने दो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरे बुलाने से आए थे जो मेरे कहने पर रुक जाएंगे? फिलहाल मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सौंदर्या को देव का रूखापन पसंद नहीं आया, लेकिन फिर उसने सोचा वो बाप बेटे के बीच क्या ही बोल सकती है। उसे लगा कहीं गजेंद्र प्रताप को बुरा न लगा हो। आज तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जब मुझे मेरा नया घर मिल जाएगा तब आपको हमारे साथ ही आकर रहना पड़ेगा। तब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आपकी तबीयत भी अब साथ नहीं देती। ऐसे में गांव में अकेले रहना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। वो तो है, लेकिन क्या मुझ जैसे बूढ़े का तुम लोगों के साथ रहना अच्छा लगेगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? बूढ़े हो आपके दुश्मन। ये मत भूलिए, उस घर को हमें मिलकर सजाना है। सौंदर्या की बातें सुनकर गजेंद्र प्रताप भी उत्साहित हो गए। उन्होंने बताया कि उन्हें दीवारों पर मिट्टी से डिजाइन बनाने का बेहद शौक है। इन दोनों की बातों के बीच देव अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था। उसे ब्रेकफास्ट करते देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी टीवी शो में अमीर घराने का कोई एलिगेंट शख्स हो। और दूसरी तरफ देखे तो सौंदर्या का मुंह भरकर ब्रेकफास्ट करना कहीं से भी एलिगेंट नहीं था। सौंदर्या ने भी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म किया और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। अच्छा पापा, मैं ऑफिस जा रही हूँ और आप ये 1000 रुपए रखिए। नीचे मार्केट है, आपको जो खाना है ले आइएगा। नहीं बेटा, इसे रखो, तुम्हें और भी जरूरतें होंगी। मेरे पास पैसे हैं। नहीं, प्लीज आप इसे रखिए। ये कहकर सौंदर्या निकल गई। हाथ में पकड़े उन 1000 रुपयों को देखकर गजेंद्र प्रताप मुस्कुरा दिए। उन्हें देखकर देव समझ गया कि आज उसके डैड वही फील कर रहे हैं जो वो कल खुद कर रहा था। देव पर नजर पड़ते ही गजेंद्र प्रताप ने उसे अपने करीब बिठाया। देखो देव, हमारे स्टेटस के ज्यादातर लोग या तो हमारे पैसे के लिए हमसे दोस्ती करते हैं या तो पावर के लिए। उन्हें हमसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जो आपके पास कुछ ना होते हुए भी रहे, वही आपका होता है। जैसे सौंदर्या, उसे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि तुम कंगाल हो चुके हो, बल्कि वो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स की भी फिक्र नहीं कर रही है। हो सकता है
सौंदर्या के बजाय बहुत सी दौलतमंद लड़कियां तुम्हें अपने काबिल लगे, लेकिन याद रखो वो तुम्हारे लिए वफादार नहीं होंगी। मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ कोई ऐसा हो जिसके साथ रहकर तुम जिंदगी की रंगीनियां नहीं बल्कि असल जिंदगी देखो। और मैं ये बात दावे से कहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ सौंदर्या है। देव अपने डैड की बातें बेहद ध्यान से सुन रहा था। पहली बार उसे अपने डैड सही लग रहे थे। तो क्या अब देव का मन सौंदर्या के लिए बदल जाएगा या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 3 महीने में खत्म हो जाएगी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर। देव अपने डैड गजेंद्र प्रताप सिंह की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा आमतौर पर मजाकिया किस्म के डैड आज पहली बार उसे लाइफ लेसन्स दे रहे थे। वो समझ गया कि सिर्फ करियर के लिए रोबोटिक जिंदगी जीना बेकार है अगर उसमें किसी का सच्चा प्यार शामिल ना हो तो। उसने प्यार और सम्मान के साथ अपने डैड को देखा। थैंक यू सो मच डैड, एंड आई एम सॉरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से आपसे बदतमीजी से बात की थी। ये सुनते ही गजेंद्र प्रताप ने देव को अपने गले से लगा लिया था। उन्हें लगा दोनों के बीच जो अनकहा सा ठंडा रिश्ता था उसमें आज गर्माहट घुल गई है, क्योंकि बहुत कम मौके होते हैं जब बाप बेटे गले मिलते हों। वहीं दूसरी तरफ सौंदर्या ऑफिस पहुंची तो उसने देखा शनाया का मैसेज आया था जिसमें उसने लिखा था, सुजॉय नहीं चाहता है कि मैं दोबारा ऑफिस ज्वाइन करूं। इस बात को लेकर कल रात हमारी बहुत फाइट हुई। प्लीज़ अगर तुम सुजॉय से पर्सनली बात करके उसे मेरी तरफ से मना लो तो मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। शनाया के मैसेज ने सौंदर्या को परेशान कर दिया था। उसे सुजॉय से बात करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सुजॉय पर्सनली जिस तरह का इंसान था उससे किसी तरह का भी फेवर लेना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा था। उसने कुछ देर सोचा, फिर एक कोने में जाकर शनाया को कॉल किया और उसकी आवाज सुनते ही वो समझ गई कि शनाया लगातार रो रही है। हेलो शनाया, तुम रो रही हो? प्लीज रोना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ। सुजॉय ने कहा दोबारा ऑफिस ज्वाइन करके मैं उसका मजाक बना दूंगी, इसलिए मुझे घर पर ही रहकर घर का काम और बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। जब मैंने इस पर उससे बात करनी चाहिए तो उसने मुझे पीटा और मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे काफी भला बुरा कहा। मुझे खुद पर शर्म आ रही है सौंदर्या। क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ कि सुजॉय मुझ पर जब चाहे तब हाथ उठा देता है और मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को धुतकार देता है? और तो और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मुझ पर हंस रहा है। किसने कहा तू बेकार है? सिर्फ इज गुड फॉर नथिंग सुजॉय के इस बिहेवियर से तुझे खुद पर शक हो रहा है। तू ये मत भूल, तू कॉलेज टॉपर होने के साथ साथ इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज में गोल्ड मेडलिस्ट भी है। मुझे आज भी याद है तू ही एक ऐसी थी जिसे गोल्ड मेडल के साथ 5 लाख रुपए का प्राइज मिला था, और उसी से इस लूजर सुजॉय ने ये बिजनेस शुरू किया था जिस पर अब ये इतना इतरा रहा है। सही कह रही है तू, लेकिन अब मैं क्या करूं? सुजॉय ने कहा है अगर मैंने अपने कदम बाहर निकाले तो वो मुझे डिवोर्स देगा और डिवोर्स के बाद बच्चों की कस्टडी खुद ले लेगा। सौंदर्या उसे दिलासा दे ही रही थी कि पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। रुद्रमुख से रो रहा है। कल रात हमारी फाइट में मैं उसे ठीक से दूध भी नहीं पिला पाई। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। सौंदर्या को जवाब दे पाती उससे पहले ही शनाया ने फोन रख दिया। सौंदर्या ने सोचा, उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि शादी और बच्चों के बाद शनाया की जिंदगी उसे इस मोड़ पर ले आएगी। अगर शनाया के बच्चे नहीं होते तो वो उसे कह देती कि अपने घर से सुजॉय को लात मार कर निकाल और बिजनेस अपने हाथ में ले ले। लेकिन सौंदर्या जानती थी कि शनाया ऐसा कुछ नहीं करेगी। शनाया को फोन रखे आधा घंटा हो चुका था।
सौंदर्या बेसब्री से उसके कॉल का इंतजार कर रही थी। तभी मोबाइल पर शनाया का नाम फ्लैश हुआ। उसने जल्दी से फोन उठाया। हाय शनाया। सॉरी सौंदर्या, रुद्र को सुलाने में मुझे देर हो गई। अरे तुम मुझे सॉरी क्यों कह रही है? सॉरी अब तो सुजॉय से बोल और उसे घर से बाहर निकाल कर डिवोर्स फाइल कर। ये क्या कह रही है तू जानती है मैं अपने बच्चों के बिना जी नहीं सकती, और अगर कल को ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे बच्चों की कस्टडी मुझे मिल भी गई तो मैं उन्हें पालूंगी कैसे? मेरे पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। ये कहकर शनाया फिर रोने लगी। शनाया को इस तरह रोते देख सौंदर्या का दिल टूट गया। सौंदर्या भले ही मां न हो, लेकिन एक मां के दिल को वो अच्छी तरह से समझती थी। वो सोचने लगी कि काश उसकी मां भी शनाया की तरह होती तो वो आज अनाथ नहीं होती। लेकिन ये वक्त पिछली बातों को याद करके दुखी होने का नहीं, बल्कि फ्यूचर के बारे में सोचने का था। उसने शनाया को एक बार फिर समझाना चाहा। मैं तेरी हर बात से पूरी तरह अग्री करती हूँ, लेकिन तू इस तरह अपने करियर और सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे सुजॉय ने धमकी दी है। तो ये सोच, अगर कल को सुजॉय ने किसी और बात का बहाना बनाकर तुझे डिवोर्स दे दिया तो तू क्या करेगी? सोर्स ऑफ इनकम ना होने की सूरत में हो सकता है तो अपने बच्चों की कस्टडी भी खो दे। इसलिए तेरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो बेहतर यही होगा कि तू बाहर निकल और ऑफिस आ। फिलहाल कंपनी की पर्सनल और बिजनेस इंचार्ज मैं हूँ, तो मैं तेरे लौटने का सारा अरेंजमेंट करती हूँ। डोंट वरी। तू सही कह रही है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। सुजॉय जिस तरह का इंसान है वो मुझे कभी भी डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर सकता है। ऐसे में बेहतर है कि समय रहते मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, जिससे अपने और अपने बच्चों के लिए किसी पर मुझे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। शनाया से फोन पर बात खत्म करते ही सौंदर्या ऑफिस में बैठकर शनाया के ऑफिस में आने की तैयारियों में लग गई थी। वहीं सुजॉय डेटिंग ऐप पे किसी कॉलेज स्टूडेंट का प्रोफाइल खोले बैठा था और उसे लगातार निहारे जा रहा था। तभी अचानक सौंदर्या सुजॉय के केबिन में आ गई और सुजॉय घबरा गया। ये क्या बदतमीजी है सौंदर्या? अंदर आने से पहले डोर नॉक किया जाता है। क्या ये बेसिक मैनर्स भी तुम्हें सिखानी पड़ेगी? सुजॉय की हड़बड़ाहट देखकर सौंदर्या समझ गई कि कुछ तो है जिसे सुजॉय छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुजॉय से आर्गुमेंट करने की बजाय उसने कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे साइन करने को कहा। पेपर्स देखते ही सुजॉय चिढ़ गया। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने शनाया के दिमाग में ये सब कचरा भरा हुआ है। माइंड योर लैंग्वेज सुजॉय। अच्छा, तो सुनो, आई एम माइंडिंग माई लैंग्वेज एंड यू बेटर माइंड योर ओन बिजनेस। हमारे घर में जहर मत घोलो प्लीज। ये तो तुम कर रहे हो। एनीवे, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। मुझे एक बिजनेस असिस्टेंट की जरूरत है जिसकी इंग्लिश और रशियन बहुत अच्छी हो, और शनाया से बेस्ट चॉइस और कुछ नहीं है। सो प्लीज साइन दिस पेपर्स। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन सच यही है कि शनाया इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। दैट्स इट। मुझे पता था तुम ऐसी ही बातें करोगे, इसलिए मैंने पहले ही रशियन और इंग्लिश प्रोडक्ट की डिटेल पेजेस का एनालिसिस शनाया से करवा लिया था। ये देखो। इतना कहते ही वो पेपर्स उसने सुजॉय के मुंह पर दे मारा और उसका मुंह बंद कर दिया। सुजॉय सोचने लगा कि पिछले 7 सालों से शनाया बिजनेस से दूर है, लेकिन उसका एनालिसिस आज भी जबरदस्त है और उसका चेहरा बुझ गया। अगर शनाया ऑफिस में आएगी तो हमारे 2 बच्चों और मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? कभी सोचा है? मेरी माँ अक्सर बीमार रहती है। ऐसे में मैं उन पर घर और बच्चों की जिम्मेदारी तो नहीं डाल सकता ना। क्या तुम चाहती हो कि मेरी माँ मर जाए? अच्छा, तुम्हें अपनी माँ की बीमारी दिखती है लेकिन अपनी वाइफ की तकलीफ नहीं दिखती। उसका ख्याल और उस पर ध्यान देने के बजाय तुम उसे फूहड़, बदसूरत और न जाने क्या क्या कहते रहते हो। क्या ये ठीक है? अगर तुम उसे बाहर निकलने नहीं दोगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि बाहर क्या चल रहा है? कैसे वो इस दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल पाएगी? तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई सुपर वुमन है जो तुम्हारा घर भी संभाले, तुम्हारे बच्चे भी संभाले, तुम्हारी माँ को भी संभाले और रात को तुम्हें बिस्तर पर अप्सरा नजर आए? बोलो, जवाब दो। सौंदर्या की बातें सुनकर सुजॉय की बोलती बंद हो गई थी। ये बात वो भी समझ रहा था कि सौंदर्या जो बोल रही है
वो बिल्कुल सही है। फिर भी उसने बेशर्मी से अपनी बात रखी। नाउ लिसन सौंदर्या, तुम्हें हमारे रिश्तों पर इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। मैंने बस कह दिया कि शनाया काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी, बात खत्म। सुजॉय की इस बेशर्मी को देखकर सौंदर्या के मन में आया उसे एक जोरदार पंच मार दे, लेकिन ऑफिस में अपने एम्प्लॉइज के सामने वो कोई गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद पर कंट्रोल रखा। लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वो सुजॉय से हार नहीं मानेगी। सुजॉय, मैंने तुमसे इन पेपर्स पर साइन और ऑफिस सील का स्टैंप मांगा है। तुम चाहकर भी शनाया को जॉब करने से रोक नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर शनाया को तुम्हारे खिलाफ लेबर कोर्ट में एक्शन लेने के लिए कहूंगी, क्योंकि तुम ही इस कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। और तुम तो जानते ही हो छोटे कंपनीज के वर्कर्स के राइट्स को लेकर लेबर कोर्ट कितना स्ट्रिक्ट है। सुजॉय को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे और क्या करे। उसे लगा जरूर सौंदर्या ने ऑफिस ट्रिप के दौरान की हुई उस रात की बदतमीजी वाली बात शनाया को बता दी है, वरना शनाया ऐसा कदम उठाने की सोच भी नहीं सकती। उसने जलन भरी नजरों से सौंदर्या को देखा। तुम्हें शनाया को उस रात की बात बताते हुए शर्म नहीं आई? आखिर तुम्हारे साथ उस रात मैंने ऐसा क्या किया था जो तुम मेरा घर बिगाड़ने पर तुली हो? तुम्हारे इरादे इतने शैतानी क्यों है सौंदर्या, क्यों? अपने ही बेस्ट फ्रेंड के घर को उजाड़कर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? सुजॉय की बातें सुनकर सौंदर्या को लगा अगर वो 1 मिनट और उसके सामने रही तो उसका दिमाग फट जाएगा। फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल रखते हुए अपनी बात रखी। देखो सुजॉय, शनाया कितनी इंटेलिजेंट और समझदार है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में उसे मेरे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारे साथ रात बिताने वाले प्रपोजल को मेरे रिजेक्ट करने की वजह से तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो ठीक है। याद रखना, मैं किसी से नहीं डरती। सौंदर्या ने बिना आवाज ऊंची किए बड़ी ही सहजता से सुजॉय को अपनी बात समझा दी थी, जिससे सुजॉय सचमुच डर गया था। जब वो शाम को घर गया तो उसने देखा शनाया ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया है। उसने शनाया को मनाने की कोशिश करते हुए आखिरी चाल चली। तो अब तुम भी मुझे ही गलत समझ रही हो ना बेबी? तुम्हें पता है पिछली बार जब मैं और सौंदर्या ऑफिस ट्रिप पर गए थे तो क्या हुआ था? वो मुझे तुम्हारे खिलाफ बहका रही थी। सिर्फ यही नहीं, रात 12 बजे मेरे कमरे में आकर उसने ना सिर्फ मुझे सिड्यूस किया बल्कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये सब तुम्हें पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन ये सोचकर चुप रहा कि अपनी बहुत अच्छी दोस्त के बारे में ये सब सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अब देखो, जब उसने देखा कि उसका सिक्का मुझ पर नहीं चला तो वो अब तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है। बेबी तुम समझ रही हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नाउ प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हर, प्लीज। और अगर तुम काम करने के लिए बाहर निकलोगी तो हमारे घर, हमारे बच्चों और माँ को कौन संभालेगा? कभी सोचा है? तुम तो जानती हो ना कि माँ की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। नाउ कम ऑन बेबी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शनाया घर के काम करते हुए खामोशी से सुजॉय की सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और सुजॉय लगातार अपना साइड क्लियर करने की कोशिश में लगा था। क्या सुजॉय शनाया को इमोशनली ब्लैकमेल करने में सफल हो जाएगा? क्या शनाया सुजॉय की बातों में आकर अपना करियर छोड़ देगी? क्या देव सौंदर्या की इस सिचुएशन में कुछ मदद करेगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुजॉय की बातें सुनते हुए शनाया को लगातार लग रहा था कि सुजॉय गिरा हुआ इंसान है, ये तो वो बहुत पहले ही जान गई थी, लेकिन समय के साथ साथ इतना गिर जाएगा उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे दुख हो रहा था कि जिंदगी के इतने साल उसने गलत इंसान के साथ गुजार दिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर, बच्चों और तुम्हारी माँ की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? तुमने कभी सोचा जिन काम को करने से तुम्हारी माँ थक जाएगी
वो मेरे लिए आसान है? अच्छा, मान लिया कि मेरे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी माँ की नहीं है, और हो भी क्यों, उन्हें हमने पैदा किया है तो वो हमारी जिम्मेदारी हुई है ना। तो एक काम करते हैं, जब मैं ऑफिस में रहूंगी तब तुम घर आकर अपनी माँ और अपने बच्चों का ख्याल रख लेना, क्योंकि बच्चों के साथ माँ भी तुम्हारी है। तो एक बात अच्छी तरह समझ लो कि अगली बार से मुझे मुफ्त की आया समझने की गलती मत करना। रही बात सौंदर्य की, तो मैं उसे भी जानती हूँ और तुम्हें भी। शनाया अपने फैसले को लेकर काफी मजबूत दिख रही थी। ऐसे में सुजॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। What's wrong with you? तुम अपने परिवार को लेकर इतनी इग्नोरेंट कैसे हो सकती हो शनाया? और वो बिच सौंदर्या जो हमारे घर में जहर घोलने की कोशिश कर रही है, तुम्हें उस पर भरोसा है, उस पर, और अपने हस्बैंड पर नहीं। अमेजिंग यार। खबरदार जो उसे बिच कहा तो। मेरी दोस्त के बारे में अगली बार अगर ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल किया तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं, याद रखना। शनाया ने पहली बार इस तरह सुजॉय से तीखी बात की थी, जिसे सुनकर सुजॉय अपने असली रूप में आ गया था। वो जाती हुई शनाया की बाह पकड़कर मोड़ने ही वाला था कि तभी उसकी 6 साल की बेटी आरना वहां आ गई। मम्मा, मुझे नींद आ रही है, प्लीज आकर मुझे सुला दो ना। हाँ बेटा, पापा से बात करके मम्मा बस अभी 2 मिनट में आती है, तुम अंदर जाओ। शनाया चाहे कितनी भी परेशान हो, लेकिन अपने बच्चों के सामने वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जैसे वो बहुत खुश हो। आरना के वहां से जाते ही शनाया ने घूरकर सुजॉय को देखा। सुजॉय ने उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से में बाहर निकल गया। बच्चों को सुलाकर शनाया ने रात 10 बजे के करीब सौंदर्या को वॉइस मैसेज किया। हाय सौंदर्या, क्या हम अभी मिल सकते हैं? शनाया का वॉइस मैसेज सुनकर सौंदर्या समझ गई थी कि कुछ जरूरी बात है। उसने मुड़कर देखा तो देव जस्ट बाथरूम से निकला था। उसने उससे शनाया के बारे में बात की। देव, मेरी बहुत अच्छी दोस्त शनाया का मैसेज था। वो मुझसे अभी मिलना चाहती है। क्या आप भी साथ चलना चाहेंगे? एक्चुअली वो आपसे भी मिलना चाहती थी। I'm sorry, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ सकता। सामने सोफे पर बैठे गजेंद्र अंकल ने जैसे ही देव की यह बात सुनी, उन्होंने देव को लगभग डांटते हुए कहा, घड़ी में समय देख रहे हो कितना हो रहा है? इतनी रात को उसका इस तरह अकेला जाना ठीक नहीं है। तो जब वो साथ चलने को कह रही है तो चले जाओ। और आधी रात को तुम्हें ऐसा कौन सा काम आ गया है? क्यों? घड़ी सिर्फ मेरे लिए बनी है क्या? उसे नहीं दिख रहा कि इतनी रात को घर से बाहर जाना उसके लिए सही नहीं है? ये कहकर देव अंदर चला गया और गजेंद्र अंकल ने फीकी मुस्कान से सौंदर्या की तरफ ऐसे देखा जैसे वो अपने बेटे के इस व्यवहार के लिए सौंदर्या से माफी मांग रहे हों। इट्स ओके पापा, आप परेशान मत होइए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा, सो जाइएगा। ये कहकर सौंदर्या जैसे ही बाहर निकली, गुस्से में आग बबूला गजेंद्र प्रताप देव के कमरे में चले गए। इस दौरान पिछली रात सौंदर्या की खुशबू से मदहोश देव उसके तकिए को बाहों में भरे उसकी खुशबू ले रहा था। आहट पाते ही वो जैसे ही तकिया फेंक कर मुड़ा, सामने अपने डैड को देखकर उसे लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने तुम्हें सौंदर्या के साथ जाने को कहा तो तुम अंदर आ गए। क्या एक हस्बैंड की ड्यूटी भी मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी? डैड प्लीज, कम से कम आप तो ऐसे बात मत कीजिए जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। सौंदर्या और मैंने किस सिचुएशन में शादी की है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने कहा उस हिसाब से मैं उसके घर जाकर रह रहा हूं, वही मेरे लिए बहुत है। सो प्लीज अब आप मुझे उसके लिए लव, केयर और पैम्परिंग की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। देव की बातें सुनकर गजेंद्र प्रताप को लगा वो बढ़कर देव को थप्पड़ मार दे, लेकिन कुछ सोचकर रुक गए। उन्हें लगा प्यार जबरदस्ती का काम नहीं है। वैसे भी अभी जिन बातों का जिक्र देव ने किया है उसका एहसास तब होगा जब वो सौंदर्या के प्यार में पड़ेगा। दूसरी तरफ देव के साथ न आने से सौंदर्या थोड़ी उदास हो गई थी। अपनी इस उदासी को उसने शनाया से काफी छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। क्या बात है सौंदर्या, देव से कुछ कहा सुनी हो गई है या कोई और बात है? कुछ खास नहीं,
बस थोड़ी सी थकावट है। तू बोल, सुजॉय से तेरी कोई बात हुई? सुजॉय कितना कमीना है मैं तुझे बता नहीं सकती। आज उससे मेरी फिर फाइट हुई। बहुत दिनों से तुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। सौंदर्य, मैं जानती हूँ कि ऑफिस ट्रिप के दौरान सुजॉय ने तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और मैं सुजॉय के इस बिहेवियर के लिए तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। तुम क्यों सॉरी फील कर रही हो? सॉरी तो उस सुजॉय से बुलवाएंगे हम। और सच कहूं तो तेरी बातों से मैं समझ गई थी कि तुझे ऑफिस ट्रिप की बात पता चल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को छेड़कर तुझे दुखी नहीं करना चाहती थी। अच्छा ये बता, इन 2 दिनों में सुजॉय ने तेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की ना? आई नो उसे बदला लेने की बहुत बुरी आदत है। तू मेरे लिए मेरी बहन से भी बढ़कर है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती यार। मैं भी। ये कहते ही दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तभी सौंदर्या ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, और इतना सब होने के बावजूद तू अब भी उस नालायक सुजॉय को झेल रही है। डिवोर्स कब देगी उसे? अगर मेरे 2 बच्चे नहीं होते तो मैं उसे कब का डिवोर्स दे देती। मैं तेरी मजबूरी समझ सकती हूँ यार, लेकिन अभी तो ज्यादा मत सोच। जल्द ही हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। फिलहाल तो अपनी ग्रूमिंग और करियर पर ध्यान दे, क्योंकि बच्चों को भी एक ऐसी माँ चाहिए जो उनके लिए इंस्पिरेशन हो। बिल्कुल, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता सौंदर्या। एक तू ही है जो मुझे इतनी हिम्मत देती है। मैं बता नहीं सकती तेरे होने से मैं खुद को कितना ब्लेस्ड फील करती हूँ। अब तू रोएगी? वैसे ही पहाड़ों में बाढ़ आई हुई है। अगर तू रोई तो मुझे डर है कि कहीं यहाँ भी बाढ़ ना आ जाए। चल चाय पीते हैं, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। ये सुनते ही शनाया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वेटर को बुलाकर सौंदर्या चाय का ऑर्डर दे ही रही थी कि छोटे बेटे रुद्र को गोद में उठाए सुजॉय गुस्से में शनाया के पास आया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम यहाँ गुलछरे उड़ा रही हो और ये वहाँ घर पर रो रहा है। तुम खुद को माँ कहती हो? ऐसी होती है माँ? शनाया ने सुजॉय की बात का जवाब ना देते हुए रुद्र को गोद में ले लिया। रुद्र को भूख से बिलखते देख शनाया भूल गई कि वो बाहर कैफेटेरिया में बैठी है। किसी की परवाह न करते हुए तुरंत वो उसे दूध पिलाने लगी। तभी शनाया ने देखा कि सुजॉय कैफेटेरिया के बाहर किसी शराबी से लड़ रहा है, जिससे काफी भीड़ जमा हो गई है। वो उस तरफ भागी, लेकिन भीड़ ने उसे धक्का दे दिया और वो रुद्र को लेकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। सौंदर्या ने जब ये देखा तो वो भी उसकी तरफ दौड़ी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आनन फानन में उसने देव को फोन मिला दिया। हेलो देव, कहाँ हैं आप? अगर सोई नहीं है तो प्लीज यहाँ आ जाइए। यहाँ थोड़ी परेशानी हो गई है। किसने कहा था इतनी रात को बाहर जाने को? आपको इस वक्त मैंने ज्ञान देने के लिए फोन नहीं किया है। शनाया रुद्र को लेकर गिर गई है, उसे थोड़ी चोट लग गई है। अगर आ सकते हैं आप तो ठीक है, वरना आई विल हैंडल इट। ओह, आई एम सॉरी। ये बताओ कि कहाँ हो तुम लोग? मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुरंत आता हूँ। शनाया की चोट की खबर सुनकर देव डर गया। उसे लगा कहीं सौंदर्या को भी कुछ हो गया तो उसके डैड उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी जैसा था वैसे ही घर से निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पुलिस आ चुकी है और झगड़ा करने वालों के साथ साथ सौंदर्या और शनाया को भी अपनी वैन में बिठा रही है। ये देखते ही देव उनमें से एक कांस्टेबल के पास पहुंच गया। आप औरतों को इस तरह इतनी रात को पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। इट्स अगेंस्ट द लॉ। अच्छा, तो अब तू हमें लॉ सिखाएगा साढ़े? हैं? वैसे तू है कौन? ये पहला मौका था जब देव से किसी ने इस तरह तू तड़ाक से बात की थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपना गुस्सा दबाते हुए उसने बताया कि वो सौंदर्या का पति है। वहीं देव को देखकर सौंदर्या ने जहां राहत की सांस ली थी, वहीं उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी लग रही थी। देव उसके पास आया। तुम ठीक तो हो? ये क्या? तुम्हारे कपड़े कैसे फट गए? वो शनाया को बचाने गई तो किसी ने पीछे से। देव ने देखा फटे कपड़ों के पीछे से सौंदर्या की ब्रा स्ट्रैप और किसी के नाखूनों के निशान दिखाई दे रहे थे। वो बिना कुछ बोले सौंदर्या के पीछे खड़ा हो गया।
जिससे उसका वो भाग छुप जाए। पुलिस अब सबके साथ देव को भी पुलिस स्टेशन लेकर आ गई थी। सुजॉय ने अपनी बहन देवोश्री के साथ अपने जीजाजी को भी बुला लिया था, जिनका उठना बैठना पुलिस और गुंडों के साथ लगा रहता था। सुजॉय, इतनी रात को इस तरह सड़क पर हंगामा मचाना तुमने कब से शुरू कर दिया है? तुम्हें पता है, जिसका तुमने सिर फोड़ा है उसने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है और इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। मैं सच कह रहा हूँ देवो, मेरा विश्वास करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। झगड़े की शुरुआत पहले उसी ने की थी, फिर जब उन्होंने शनाया को धक्का मारा तब मुझसे रहा नहीं गया। शादी के दिन से ही शनाया से नफरत करने वाली देवोश्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शनाया के साथ क्या हुआ। उसे तो एक मौका मिल गया था शनाया को सुनाने का। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चे को छोड़कर इतनी रात को आवारा औरतों की तरह सड़क पर धमा चौकड़ी मचाते। शनाया को इस तरह कटघरे में खड़ा देखकर सौंदर्या उसकी तरफ बढ़ गई। ब्लेम गेम खेलने का अभी ये कोई वक्त नहीं है। हम घर जाकर आराम से इस पर बात कर सकते हैं देवोश्री। तुम तो कुछ बोले ही मत सौंदर्या। तुम्ही ने इतनी रात को इसे वहाँ बुलाया था ना? तुम जैसी लड़कियों का क्या, पति बच्चे हैं नहीं तो निकल जाती हैं फैंसी कपड़े पहनकर मर्दों को लुभाने। सौंदर्या के कैरेक्टर पर सवाल उठते देख देव सौंदर्या के साथ देवोश्री के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। क्या देवोश्री से सौंदर्या की बेइज्जती का बदला देव ले पाएगा? क्या सुजॉय फिर से कोई अपनी घटिया चाल चलेगा? क्या देव अपनी असली आइडेंटिटी का खुलासा सबके सामने करेगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर। देवोश्री ने जैसे ही सौंदर्या के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला, देव सौंदर्या के साथ आकर उसके सामने खड़ा हो गया था। उसकी घूरती आंखें देखकर देवोश्री सहमकर चुप हो गई थी। तभी देव ने सौंदर्या को इन सब चीजों में उलझने की बजाय बाहर चलने को कहा। ये पुलिस स्टेशन का मुझे फिश मार्केट ज्यादा लग रहा है। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है सौंदर्या। आई एम सॉरी देव, ना चाहते हुए तुम्हें भी इन सब में फंसा दिया मैंने। आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑलराइट यार, पहले बाहर चलते हैं फिर बात करेंगे। देव के मुंह से बाहर जाने की बात सुनते ही पास खड़े सुजॉय के कान खड़े हो गए। बाहर से कहां भागने के चक्कर में है देव? उस दिन तो तू बहुत हीरो बन रहा था। देखता हूँ आज तू हमें इस पुलिस स्टेशन से कैसे बाहर निकालता है। औकात तो तेरी दो पैसे की नहीं और बातें बड़ी बड़ी। अभी तो तू मेरी बहन को भी आंखें दिखा रहा था ना, है ना? साले औकात में रह, वरना आंखें निकालकर हाथ में दे दूंगा। चल फटीचर कहीं का। पैरों में स्लीपर और फुटपाथ से खरीदे कपड़ों में देव को देखकर देवोश्री को भी उसे बेइज्जत करने का मौका मिल गया था। अच्छा, तो यही है वो फटीचर जिससे सौंदर्या ने जल्दबाजी में शादी की है। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो सौंदर्या ने इस फटीचर से शादी कर ली? तुम्हें क्या लगता है सुजॉय? अब ये तो सौंदर्या ही जाने। वैसे देवो, ये सिर्फ फटीचर ही नहीं, बेवकूफ भी है। लेकिन अकड़ता तो ऐसे है जैसे कहीं का पावरफुल राजा हो। ब्लडी इडियट। माइंड योर लैंग्वेज सुजॉय। रही बात राजा की, तो तुम चाहो मानो या ना मानो, लेकिन मैं राजा ही हूं और इन सब को तो मैं यहां से निकाल कर ही रहूंगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? हाँ, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हारे बारे में भी सोच सकता हूं। माफी, और वो भी तुझसे। यू नो व्हाट आई एम सीइंग? एक पावरलेस गरीब फटीचर जिसका दिमाग खराब हो गया है। अरे कोई है जो इसे आईना दिखा सके? देव ने सुजॉय की बातों को इग्नोर करते हुए पुलिस ऑफिसर से एक फोन कॉल की परमिशन मांगी और किसी को कॉल किया।
थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन में महंगा सूट बूट पहने एक आदमी हाथों में कुछ फाइल लिए एंटर हुआ और देव को देखते ही सम्मान से झुक गया। ये देखते ही सुजॉय और देवो की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे अरे ये तो हिंदुस्तान के नामी वकीलों में से एक रतन झा है ना। इनकी तो फीस भी लाखों में होती है, लेकिन ये उस फटीचर देव के सामने क्यों झुक रहा है? अरे देखो, ये लॉयर उस पुलिस ऑफिसर के कान में कुछ कह रहा है और उसकी बात सुनते ही पुलिस ऑफिसर ने देव को मुस्कुराकर बड़े रिस्पेक्ट से कुर्सी पर बैठने को कहा। कुछ समझ आ रहा है देवो? तू मुझे कमेंट्री क्यों सुना रहा है? मैं भी देख रही हूँ सब। सारे पेपर वर्क के बाद पुलिस ऑफिसर ने बड़े अदब से देव के साथ सौंदर्या और शनाया को घर जाने को कहा। सुजॉय आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। शनाया भी पहली बार मिले देव को ऊपर से नीचे तक देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना नॉर्मल सा दिखने वाला ये शख्स आखिर है कौन। उसने सौंदर्या का हाथ हल्के से दबाया। यार तेरा हस्बैंड तो बहुत जबरदस्त है, उसने हमें कुछ ही मिनटों में बाहर निकाल लिया। लेकिन ये इतने बड़े लॉयर रतन शाह को पर्सनली कैसे जानता है? मुझे भी कुछ नहीं पता शनाया, मैं भी यही सोच रही हूँ। तभी देव सौंदर्या का हाथ कस के पकड़कर घर की तरफ चल पड़ा। ये दूसरा मौका था जब देव ने सौंदर्या का हाथ थामा था, लेकिन आज सौंदर्या ने इसका कोई विरोध नहीं किया। वो भी चुपचाप चल पड़ी थी। सौंदर्या ने पहले देव और फिर उसके हाथों की तरफ देखा। उसे लगा यही वो पकड़ है जिसकी जकड़ वो सारी उम्र चाहती है। तभी सुजॉय पीछे से देव को लगातार पुकारे जा रहा था, जिसे देव अनसुना कर आगे बढ़े जा रहा था। आखिरकार सुजॉय दौड़ते हुए देव के पास आया। अरे सुनो सुनो देव, देव देव मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ और तुम मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे हो। वो इसलिए क्योंकि मैं बिना मतलब की बातें करने वालों की कोई बात नहीं सुनता। अरे अरे दोस्तों से कैसी नाराजगी देव? कौन है तुम्हारा दोस्त? पुलिस ऑफिसर, इस आदमी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बाकी लोगों के साथ आप इस पर भी कार्यवाही कर सकते हैं। ये कहते ही देव ने सौंदर्या के साथ चल रही शनाया को देखा, लेकिन शनाया के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। तभी लॉयर रतन शाह अपनी गाड़ी से देव के सामने आकर रुके और उसे साथ चलने को कहा। देव ने इशारे से शनाया के साथ सौंदर्या को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। सौंदर्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब तक आप मुझे अपनी सच्चाई नहीं बता देते, मैं ऐसे किसी की कार में बैठना पसंद नहीं करूंगी। सो प्लीज डोंट फोर्स मी अगेन। देव ने बिना कुछ कहे रतन शाह को जाने का इशारा किया और उसके जाते ही दूसरी कैब कर ली। शनाया और सौंदर्या एक दूसरे से बहुत दूर नहीं रहते थे, इसलिए शनाया को उसके घर छोड़कर वो पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़े। दोनों खामोशी से चल रहे थे, लेकिन देव को सौंदर्या की खामोशी चुभ रही थी। आज कुछ पूछोगी नहीं मुझसे? आपसे मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि बताना और ना बताना दोनों आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। हाँ, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो मैं जरूर सुनूंगी। देव समझ चुका था कि सौंदर्या उन शांत, समझदार और इंटेलिजेंट लड़कियों में से है जिन्हें एक बार ये बात समझ आ जाए कि कोई उनसे कुछ छुपा रहा है तो वो उस पर बात नहीं करती। लेकिन सवाल ये था कि क्या सौंदर्या सचमुच देव की सिर्फ नाम की वाइफ थी? ऐसे में देव ने खुद ही बताना शुरू किया। एक्चुअली 2 साल पहले मैंने लॉयर रतन शाह की एक हादसे में जान बचाई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे उनकी जरूरत होगी तो वो मेरी मदद करेंगे। उस कनेक्शन का इस्तेमाल मैंने आज किया, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इस पर भी सौंदर्या की तरफ से कोई सवाल ना आते देखकर देव ने दोबारा उसे छेड़ा। तुम अभी कुछ नहीं कहोगी? हमारे अच्छे काम किसी न किसी तरह हम तक लौटते जरूर हैं। आपने रतन जी को बचाकर अच्छा काम किया था, सो आज वो हमारे काम आ गए। एनीवेज, हमें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। पता नहीं पापा सोए होंगे या नहीं, और आज हमारी वजह से आपकी नींद भी खराब हो गई। घर पहुंचकर दोनों ने देखा गजेंद्र प्रताप शांति से सोफे पर सोए हुए थे।
दोनों ने बिना कोई आवाज किए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सौंदर्या बाथरूम में जैसे ही शावर लेने गई तो पानी पड़ते ही उसकी पीठ जलने लगी। उफ, ये तो बहुत जल रहा है। दवाई लगाती हूँ। अरे, लेकिन मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा वहां तक, तो मैं दवाई कैसे लगाऊं? अब क्या करूं? इस खड़ूस से बोलूं? नहीं, रहने देती हूँ, वरना पता नहीं क्या सोचेगा। ओह, लेकिन जलन काफी हो रही है, ऐसे तो मैं सो भी नहीं पाऊंगी। क्या करूं? एक बार कहकर देखती हूँ। मान गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। सुनिए, मेरी पीठ पर चोट आई है, क्या आप इस पर दवाई लगा देंगे प्लीज? क्या मैं? तुम मुझसे कह रही हो दवाई लगाने के लिए? देव के चेहरे पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क देखकर सौंदर्या को लगा उसने देव से कहकर गलती कर दी है। इसीलिए वो शावर लेकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। तभी देव को लगा उसके सवाल के साथ उसका रिएक्शन थोड़ा सा गलत हो गया था। आई एम सॉरी, तुम क्या कह रही थी? तुम्हें दवाई लगानी थी ना? मैं लगा देता हूँ। कहाँ लगानी है बताओ? यहाँ? नहीं, रहने दीजिए, ठीक हो जाएगा अपने आप आराम कीजिए। देव को लगा सौंदर्या को उसकी बात बुरी लग गई है, लेकिन सच ये था कि हमेशा पूरे कपड़ों में रहने वाली सौंदर्या ने कभी किसी के सामने अपना दुपट्टा भी नहीं गिरने दिया था। ऐसे में देव से अपनी पीठ पर दवाई लगवाने वाली बात से ही उसे शर्म आ रही थी। फिर चाहे मैरिज सर्टिफिकेट में वो सौंदर्या का हस्बैंड ही क्यों न हो, लेकिन जलन इतनी ज्यादा थी कि वो देव के सामने आ बैठी। ये पहला मौका था जब देव ने सौंदर्या को इतने नजदीक से देखा था। उसकी सुराहीदार गर्दन पर बना बालों का बन बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी पिछली रात को याद करके देव दूसरी तरफ देखने लगा। अपना टॉप थोड़ा ऊपर करोगे प्लीज? सौंदर्या ने जैसे ही अपना टॉप थोड़ा ऊपर किया तो देव ने देखा उसकी चोट काफी गहरी थी। सौंदर्या, तुम्हारी चोट तो बहुत गहरी है। ये पीठ से लेकर कमर तक गई है। बिना टॉप उतारे और ब्रा स्ट्रैप खोले दवाई नहीं लग पाएगी। और हाँ, तुम्हें अपना पजामा भी थोड़ा नीचे करना होगा। आई एम सॉरी, पर ये सुनते ही सौंदर्या को लगा अब ये उससे नहीं होगा। इससे तो बेहतर है वो इसी दर्द के साथ रहे। वो उठने लगी, तभी देव ने उसे जबरदस्ती नीचे बिठाया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पूरी स्किन निकल गई है। अगर अभी दवाई नहीं लगाई तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है। सौंदर्या को लगा अब वो रो देगी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा किस मुहूर्त में वो घर से निकली थी कि ये सब हो गया। ना चाहते हुए भी वो नीचे बैठ गई। देव ने कांपती उंगलियों से उसके ब्रा स्ट्रैप जैसे ही खोले, उसे लगा उसके सामने मोती बिखर गए हों। सौंदर्या की खूबसूरती किसी तराशी हुई मूर्ति की तरह लग रही थी, जो हर तरफ से खूबसूरत थी। उसकी आंखें जोर जोर से चलने लगी थीं। उसने अपने इमोशंस पर काबू रखते हुए जैसे ही सौंदर्या की पीठ पर अपनी उंगलियां घुमाई, उसे लगा शायद संगे मरमर सा बदन इसी को कहते हैं। एक तरफ देव के दिल की धड़कनें काबू से बाहर थीं, वहीं सौंदर्या को शनाया की फिक्र सताए जा रही थी। पता नहीं शनाया कैसी होगी, उसे तो मुझसे भी ज्यादा चोट आई है। कितने दुष्ट थे वो लोग जिन्हें एक बच्चे को दूध पिलाती माँ को भी छेड़ते हुए शर्म नहीं आई। तो क्या उन्होंने उसे छेड़ा था? क्योंकि मुझे तो लगा कि वो तुम्हें परेशान कर रहे थे। ये सुनते ही सौंदर्या ने घूमकर देव की तरफ देखा। तुम्हें लगता है वो शनाया जैसी खूबसूरत और भरी पूरी औरत को छोड़कर मुझ जैसी दुबली पतली बदसूरत लड़की को छेड़ेंगे? तुमसे ये किसने कहा कि तुम बदसूरत हो? तुम बहुत खूबसूरत हो, सच में। देव के मुंह से पहली बार अपनी तारीफ सुनकर सौंदर्या को बहुत अच्छा लगा, लेकिन देव ने जैसे ही डिसइंफेक्टेड स्प्रे किया, सौंदर्या ने हल्की आह भरी
और पीठ सीधे करते हुए मुट्ठी बांध ली। देव समझ गया कि इससे जलन हो रही होगी, इसीलिए वो पीठ पर मुंह से फूंक मारने लगा, जिससे सौंदर्या को कुछ ठंडक मिले। सौंदर्या को लगा देव इतना हार्टलेस भी नहीं है जितना वो दिखता है। थैंक्स देव, हो गया हो तो अब आप आराम कीजिए। नहीं, अभी एक और दवा लगानी बाकी है। तुम शांति से बैठी रहो। सौंदर्या खामोशी से बैठी रही और देव उसकी तकलीफ को समझते हुए बड़े आराम से उसे दवाई लगाता रहा, जिससे उसे दर्द ना हो। तभी वो उठ खड़ा हुआ। दवाई तो मैंने लगा दी है, लेकिन तुम्हें एक पेन किलर भी खा लो, दर्द से आराम मिलेगा। वो वहाँ कबर्ड के ड्रॉअर में रखी है। कहाँ रखी है सौंदर्या? मुझे मिल नहीं रही है। अरे वहीं कोने में रखी है मैंने, ध्यान से देखो, वहीं है। वहीं तो देख रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल रही है। रुको, मैं आती हूँ। ये कहकर सौंदर्या जैसे ही मुड़ी, उसे याद आया कि उसने ऊपर कुछ नहीं पहना है और उसने हाथों से अपनी छाती छुपा ली। लेकिन तब तक देव की नजर सौंदर्या पर पड़ चुकी थी। सौंदर्या को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और वो टैबलेट ढूंढने में लग गया। ये रही टैबलेट। तुमने रखी कहीं और थी और बता कहीं और रही थी। ये लो, मैं पानी लेकर आता हूँ। सौंदर्या ने कुछ नहीं कहा। वो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी और चुपचाप आकर अपने बेड पर लेट गई थी। देव ने भी बात आगे न बढ़ाते हुए सौंदर्या को पानी के साथ टैबलेट दी और चुपचाप आकर उसकी बगल में लेट गया। क्या देव और सौंदर्या के बीच यह करीब आने की शुरुआत थी? क्या देव का मन सौंदर्या के लिए पिघलेगा या फिर कोई और बवाल खड़ा हो जाएगा देव और सौंदर्या के बीच? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू, मी और शादी। सौंदर्या के साथ रहते हुए देव को हर रोज नए एक्सपीरियंस हो रहे थे, लेकिन आज जो उसकी आंखों ने देखा था, उसे लगा वो चाहकर भी इसे जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। कल रात ना सोने के बावजूद आज भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आंखें बंद करते ही देव के सामने सौंदर्या का हसीन रूप आ रहा था, जो उसके मन में हलचल मचा रहा था। उसका मन बेकाबू हुआ जा रहा था। उसे लगा उससे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए वो बेड से उठकर बाहर जाने लगा। जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, उसने देखा उसके डैड सामने ही खड़े हैं। आप छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? बकवास मत करो। मुझे दूसरों की बातें सुनने की आदत नहीं, स्पेशली किसी के बेडरूम की पर्सनल बातें। अच्छा, वैसे अगर किसी को पता चल गया कि लक्ष्मी एम्पायर के ओनर मिस्टर गजेंद्र प्रताप सिंह छुपकर दूसरों की बातें सुनते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना? अगर तुमने नॉर्मल लोगों की तरह शादी की होती तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम मुझे साफ साफ आज ये बात बता ही दो कि आखिर तुम्हें कितना और वक्त चाहिए। ये मत भूलो कि तुम 32 साल के हो। तो क्या हुआ? बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 40 की उम्र में भी शादी नहीं की है। खैर छोड़िए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। ये कहकर देव वापस सोने चला गया। अगली सुबह सौंदर्या जब उठी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो देव से कैसे नजर मिलाएगी। उसने देखा देव अब भी सोया था। उसने उसके उठने से पहले ही अपना काम फिनिश किया। सौंदर्या को इतनी हड़बड़ाहट में देख गजेंद्र प्रताप कुछ कुछ समझ रहे थे, लेकिन वो चुप रहे। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर सौंदर्या ऑफिस पहुंच गई थी। ऑफिस में शनाया को देखकर वो खुश हो गई। हाय शनाया, तुझे ऑफिस में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये बता, कल चोट ज्यादा तो नहीं आई थी ना? प्लीज एक बार डॉक्टर को दिखा देना। डोंट वरी, अभी वहीं से होकर आई हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, हल्की सी खरोच है, जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन तेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तू अपनी इंजरी दिखा। ये कहते हुए दोनों सौंदर्या के कैबिन में आ गए। शनाया ने दरवाजा बंद किया और सौंदर्या के घाव देखे। वो हैरान थी कि इतनी इंजरी के बावजूद वो ऑफिस क्यों आई।
ये तो बहुत ज्यादा है सौंदर्य। कुछ दवाई ली है या नहीं? हाँ, कल देव ने कुछ ऑइंटमेंट और डिसइंफेक्टेंट लगाई थी और एक पेन किलर ली थी मैंने, लेकिन रात भर सो नहीं पाई। ओहो, ऐसे हालत में भी रोमांस से बाज नहीं आए तुम दोनों। मैडम अभी अपने इंजरीज पर ध्यान दे, रोमांस तो चलता रहेगा। जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तो कैसी बात है, तू ही बता। शादी के बाद रोमांस तो होगा ही ना। अब प्लीज ये मत कहना कि अब तक तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। मैं देख रही हूँ इन 7 सालों में तो गॉसिप करना बहुत अच्छी तरह से सीख गई है। इसमें गॉसिप वाली क्या बात है? इट्स नॉर्मल फॉर न्यूली वेड कपल्स। तुझे पता है, जब सुजॉय और मेरी शादी हुई थी तो हमें पूरी रात कम पड़ जाती थी। बट आई रियली रिग्रेट मैरिंग अ गाय लाइक सुजॉय। एनीवे, तुझे क्या लगता है, देव भी सुजॉय की तरह टेंशन देने वाला है या जेंटलमैन है? मैं तेरी तरह प्यार में कभी नहीं पड़ी तो कैसे बताऊं? प्यार एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देता है। सही कह रही है तू, प्यार सचमुच एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देता है। मैंने भी सुजॉय से काफी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी, इसलिए आज जो भी मेरे साथ हो रहा है शायद सब मेरी ही गलती है। ओ शनाया, मैं तुझे गलत नहीं कह रही हूँ। बस मेरा मानना ये है कि प्यार के मामले में लड़कियों को थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, बस। अच्छा चल, अब हम अपने काम पे लगते हैं। मॉर्निंग के 10 बजे होंगे कि शनाया के सिस्टर इन लॉ देवोश्री अपनी माँ सावित्री देवी और छोटी रुद्र को लेकर सौंदर्या को ढूंढते हुए ऑफिस आदम की। उन्हें देखकर शनाया शॉक हो गई थी और आगे बढ़कर रुद्र को अपनी गोद में ले लिया था। देबोदी, आप और मम्मी यहाँ? हाउ डेयर यू! ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई कल सुजॉय को पुलिस स्टेशन में अकेला छोड़कर आते हुए? कहाँ है सौंदर्या? उसके हस्बैंड की इतनी ही जान पहचान थी तो कल तुम लोगों के साथ उसने सुजॉय को क्यों नहीं छुड़ाया? अच्छा, तो आप इसलिए सौंदर्या को ढूंढ रही हैं? तो तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ढूंढेंगे? जिसे अपने बेटे को घर छोड़कर आने में तकलीफ नहीं हो रही, उसे किसी और के बेटे को पुलिस स्टेशन में छोड़कर आने का क्या दर्द होगा? प्लीज कुछ भी मत बोलिए। कल देव उसे छुड़ा रहा था, लेकिन सुजॉय ने देव पर सार्कास्टिक कमेंट करते हुए एरोगेंटली बिहेव किया। एक्चुअली सुजॉय यही डिजर्व करता है। शट अप! देख रही हूँ ऑफिस ज्वाइन करते ही बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। सुजॉय से कहकर तुम्हारे सारे पेंच कसने पड़ेंगे अब। ये भी कोशिश करके देख लेना। शनाया की बातें सुनते ही सुजॉय की माँ सावित्री देवी ने शनाया को गौर से देखा। अपनी सास को अपनी तरफ देखते हुए शनाया के चेहरे पर एक बिटर स्माइल आ गई। उसे याद आया, शादी से पहले एक शांत और लविंग मदर इन लॉ का ढोंग कर रही सावित्री देवी शादी होते ही कैसे बदल गई थी। तभी सौंदर्या बाहर आई और सबको देखकर हैरान रह गई। अरे वाह देबो, आज तुम और आंटी जी हमारे ऑफिस आई हैं। प्लीज बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय मंगवाती हूँ। लोगों के सामने कब और कैसी एक्टिंग करनी है, ये सावित्री देवी को बहुत अच्छी तरह से आता था। सौंदर्या को देखते ही उन्होंने लविंग काइंड मदर वाला कैरेक्टर अपनाते हुए सौंदर्या को गले लगा लिया था। कैसी हो बेटा सौंदर्या? लगता है तुम्हें माँ की याद नहीं आती, वरना इतने दिन हो गए तुम अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाने जरूर आती। एक काम क्यों नहीं करती? तुम आज ही अपने हस्बैंड को हमारे घर खाने पर क्यों नहीं ले आती? क्यों शनाया, ठीक कह रही हो ना? मैं आज तुम लोगों के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। अपनी बातों में मिश्री घोलकर सावित्री देवी भले ही सौंदर्या को अपने करीबी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन रियलिटी ये थी कि सौंदर्या उनसे सिर्फ 1 या 2 बार ही मिली थी। सौंदर्या उनकी चाल को अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए बिना लाग लपेट किए उसने एक सवाल उनकी तरफ फेंका। क्या आप यहाँ सुजॉय की बात करने आई हैं? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं सोच रही थी अगर तुम्हारे पति तुम लोगों के साथ उसे भी बाहर निकाल देते तो अच्छा था, लेकिन खैर अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम बस उसे एक बार कह दो तो ये काम भी तुरंत हो जाएगा। हाँ,
है ना? सॉरी आंटी जी, आपको शायद नहीं पता लेकिन मेरा हस्बैंड तो बस एक कंगाल फटीचर है। ऐसे में वो आपके इज्जतदार साहबजादे को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? क्यों देबो, मैं सही कह रही हूँ ना? सौंदर्या की ये बात सुनते ही देबो झींप गई और सावित्री देवी अपने असली रूप में आ गई। उन्होंने सौंदर्या को बहुत कुछ भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। सौंदर्या कुछ देर खामोशी से सुनती रही, फिर बोली, आंटी जी, ये सब जो मैंने अभी आपको अपने हस्बैंड के बारे में कहा, वो मैं नहीं आपका बेटा कहता है। तो जाइए, जाकर ऐसे किसी शख्स को ढूंढिए जिसकी हेल्प से आपके साहबजादे की इज्जत में कोई कमी ना आ जाए। मेरे पास बहुत से काम है, सो अब आप जा सकती हैं। थैंक यू। ये कहकर सौंदर्या वहाँ से निकल गई। उसे जाते देख देवोश्री और सावित्री देवी शनाया पर टूट पड़े। ये है तुम्हारी दोस्त? इसे अपने से बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है। आखिर ये खुद को समझती क्या है? हाँ, ना शक्ल है ना अकल। ऐसी लड़कियां सिर्फ मर्दों को लुभाने के लिए नौकरी करती हैं और पैसे बनाती हैं। देबोदी, प्लीज बी इन योर लिमिट। आप मेरे दोस्त के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती है? आपने हेल्प मांगी, उसने इनकार कर दिया। जैसे हेल्प मांगना आपकी जरूरत है, वैसे ही इनकार करना उसकी चॉइस है, और उसके लिए आप उस पर इस तरह के पर्सनल कमेंट्स नहीं कर सकती। आपको क्या पता वो कितनी अच्छी है। जस्ट शट अप। तुम उसकी ज्यादा वकालत मत करो। हाँ, अगर इतनी अच्छी है तो हमारी मदद क्यों नहीं की? You people are simply moral kidnappers. Can't help it. शनाया जानती थी इन दोनों से बहस करना दीवार से सिर पटकने जैसा है, इसलिए वो वहाँ से निकल गई। तभी देवोश्री दौड़ते हुए आ गई और उसने रुद्र को शनाया की गोद में लगभग फेंक दिया। तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ तुम्हारे बच्चों की आया है? जब तक सुजॉय पुलिस स्टेशन से छूट कर नहीं आता, तब तक घर और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही उठानी होगी। यू अंडरस्टैंड? अब तुम ऑफिस आओ या घर संभालो, ये तुम्हारी चॉइस है। ये कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल गए और शनाया का चेहरा उतर गया था। वो जानती थी रुद्र के साथ ऑफिस वर्क बहुत मुश्किल होगा, फिर भी वो मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर दिन पूरे ऑफिस में उसकी वजह से केओस मचा रहता था। और एक दिन तो मीटिंग के दौरान ही रुद्र ने रो रो कर पूरा ऑफिस सिर पर उठा लिया था। आई एम सॉरी सौंदर्या, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगी। आज रुद्र की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बहुत चिढ़ा हुआ भी है। इट्स ओके यार, तो रुद्र का ख्याल रख, मैं मीटिंग हैंडल करती हूँ। लेकिन लगता है सुजॉय को जेल से छुड़ाने के लिए अब देव से बात करनी ही पड़ेगी। मैं आज लंच टाइम में उससे बात करती हूँ। लंच टाइम में फ्री होते ही सौंदर्या ने जैसे ही देव को कॉल किया, देव होटल हयात रेजेंसी के टॉप फ्लोर पर एक कॉन्फ्रेंस रूम में प्रोजेक्टर पर अपने 1-2 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था। तभी वाइफ के नाम से सेव सौंदर्या का कॉल उसके मोबाइल पर फ्लैश हुआ और सबकी निगाहें वहीं ठहर गईं। कुछ देर के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में कानाफूसी होने लगी। मिस्टर देव ने शादी कर ली है, क्या आपको पता है मिस्टर पवार? नहीं, मुझे भी अभी पता चला। लेकिन इतने साल बाद इस तरह शादी करने की वजह? लोगों के बीच हो रही बातों के जवाब में देव का चेहरा लाल हो गया था। उसने फोन कट कर दिया। प्लीज कंटिन्यू। और देव की फोन काटते ही सौंदर्या ने उसे दोबारा कॉल किया। इस बार देव ने फोन उठा लिया था। इस वक्त मैं बिजी हूँ, अगर कुछ है तो हम इस बार में रात को घर पर बात करेंगे। लेकिन अच्छा ठीक है, हम रात को बात करते हैं। सौंदर्या के ये कहते ही देव ने कॉल काट दिया था। सौंदर्या के लिए शनाया का मामला काफी सीरियस था, लेकिन देव के बिजी कहते ही उसे लगा कि इस वक्त उससे बात करना सही नहीं है। लेकिन अगले ही पल अपने फोन पर देव का नाम फ्लैश होते देख वो हैरान रह गई। आप तो बिजी थे ना? हाँ था तो, लेकिन तुम्हारे लगातार 2 कॉल्स को देखकर मुझे लगा हो सकता है कि तुम्हें कोई अर्जेंट काम हो। अब जल्दी बताओ बात क्या है, मैं अपनी मीटिंग छोड़कर आया हूँ। हाँ, वो मैं कह रही थी, अगर पॉसिबल है तो प्लीज सुजॉय को पुलिस स्टेशन से छुड़वा दो। उसके ना होने से शनाया को बहुत परेशानी हो रही है।
तुमने उसके लिए मुझे कॉल किया है? प्लीज मेरे सामने फिर से उसका नाम मत लेना और ना ही दोबारा मुझसे उसे छुड़वाने की बात कहना। ये कहते ही देव ने फोन रख दिया था और सौंदर्या परेशान हो गई। अब कैसे करेगी वो शनाया की मदद? क्या वो बता पाएगी शनाया को कि देव ने सुजॉय को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने से मना कर दिया है? क्या बच्चों और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में एक बार फिर शनाया को अपने करियर से हाथ धोना पड़ेगा? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हेलो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, जो हम अगला एपिसोड फिर लेके आएंगे आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।